Recording in progress. हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में हमने अपना सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया था, विच इज रियल नंबर। ठीक है, इस क्लास में हमें अपना सेक्शन सेकंड विच इज सीक्वेंस से स्टार्ट करना है। यू नो द वेटेज। ठीक है, हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इस सेक्शन की वेटेज सबसे ज़्यादा 50% अराउंड है। ओके, सो लेट स्टार्ट द क्लास। सो यस, ऑल राइट। सबसे पहले हमें जो बेसिक चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी उसे देख लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज एप्सिलॉन। सो थ्रू आउट दिस सेक्शन, ठीक है, पूरा सीक्वेंस में आपको एप्सिलॉन देखने को मिलेगा। समझ लेते हैं एक्चुअल में इसका काम क्या है, होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैसे यूज करना है इसको, एप्सिलॉन। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं हम, एप्सिलॉन। ऑलराइट। सो इफ दिस इज आवर रियल नंबर, रियल लाइन, सॉरी दिस इज प्लस इंफिनिटी। सो नाउ इमेजिन, आप कितना छोटा सा छोटा रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, वट आई एम सेइंग कि आप कितना छोटे से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर सोच सकते हो। आपने क्या किया, का 0.000000000। ठीक है, मान लिया आपने यहाँ पे 1 लगा दिया, कितना छोटा वैल्यू है। ठीक है, क्लास 12th में होते तो आप इसको 0 अज्यूम कर लेते, राइट। यस, बट यहाँ पे आप नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा और इसकी वैल्यू होगी, मतलब 0 के बहुत पास है ये। आप यहाँ भी सोच सकते हो इसको। ठीक है, तो यही क्या होता है, हमारा एप्सिलॉन होता है। The smallest positive real number you can imagine, ठीक है, that's called the epsilon. Okay, smallest positive real number is called epsilon. तो किस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, epsilon। इसलिए हमेशा इसको आप देखोगे, epsilon को हमेशा 0 के साथ लिखा जाता है, सो दैट आप ये याद दिलाने के लिए कि हमेशा ये कितना भी छोटा हो, ठीक है, लेकिन हमेशा ही कुछ ना कुछ वैल्यू है और ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। दैट्स वाई आपको हमेशा इस तरीके से देखने को मिलेगा ये। जब भी हम एप्सिलॉन लिखेंगे उसको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के साथ ही लिखेंगे, ये बताने के लिए, ये याद दिलाने के लिए कि यस, इसकी वैल्यू क्या है, हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक्चुअल में है क्या ये आपका स्पैन ग्रेटर देन 0। दिस इज स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। एक एक बात को आराम से समझते हुए चलना काफी इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, अब क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता होती, हम बस अज्यूम कर लिया है हमने कि ये जित आप कोई भी स्मॉलेस्ट, जितना भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर अज्यूम कर सकते हैं, मतलब आप जितना इमेजिन कर सकते हैं वो होगा। सो दैट्स वाई क्या होता है, आर्बिट्रेरी होता है। आर्बिट्रेरी का मतलब, ठीक है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता बट यू नो इट इज कांस्टेंट, सो यस, दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट तो है बट यू डोंट नो द वैल्यू, राइट, एग्जैक्ट वैल्यू, सो दैट्स व्हाई इट इज आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। नाउ हाउ टू यूज दिस epsilon, हाउ टू यूज दिस epsilon, यस, और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम। लेट से अगर मैं कहता हूँ मेरे पास x एक रियल नंबर है, यस, बाय ट्राइकोटोमी इट हैज 3 possible options. Yes, either it can be positive, negative or 0. Yes, so first thing, if I am saying that my x is strictly less than epsilon, strictly less than epsilon, so that means what, अब ये क्या, इसके पास क्या क्या ऑप्शन है। yes, अब ये epsilon क्या था, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, और ये एक्स कैसे स्ट्रिक्टली लेस देन है, दैट मीन्स व्हाट, अब ये पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, यस, बट यस इट कैन बी 0 और नेगेटिव, सो दैट्स वाई यहाँ से क्या इंप्लाई करेंगे हम, ये चीजें हम यूज करेंगे आगे रिजल्ट्स में।
So that's why x is less than or equals to 0 because epsilon क्या है, smallest positive real number, और x क्या उससे strictly less than है. All right. Second, yes. अब यहीं पर देखो, अगर ये x की जगह मैं mod x ले लेता हूँ, mod x. अब अगर मैं कहता हूँ mod x इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है. अब यहां से क्या कह सकता हूं मैं, देखो, यस. अब इसके पास अगेन जो भी अगर स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन है तो ये तो पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर. सो अगेन इट हैज टू ऑप्शन, आइदर इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट बिकॉज ये क्या है, किसी चीज की मॉडुलस वैल्यू है, सो इट कांट बी नेगेटिव. यस, क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस को. यस, दैट मीन्स इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मॉड एक्स क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा. आई थिंक बात क्लियर है ये वाली. ऑल राइट, वेरी गुड. तो दिस इज, तो जब भी हम क्या बोलेंगे, मॉड एक्स अगर स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन है, यस, वहां से क्या हो जाएगा आपका, मॉड एक्स 0 के इक्वल हो जाएगा. ऑल राइट, नाउ द थर्ड. ओके, और यहाँ पे ही हम इसको भी देख सकते हैं. लेट्स से यहाँ से इंप्लाई कर सकते, लेट्स से इफ आई एम सेइंग L minus L dash is strictly less than epsilon. Yes, that means what? Yes, ये रिजल्ट अप्लाई करो, यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस मॉडुलस वैल्यू जो भी है ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0. L dash is equals to 0. Yes, और किसी रियल नंबर की मॉडुलस वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब वो खुद ही 0 है. Yes, this itself is 0. This implies L minus L dash is 0, and this implies what? L is equals to L dash. All right, very good. ऑलराइट, एक और तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं एप्सिलॉन को. हाउ से, इफ a is strictly less than b plus epsilon, where a and b are also real number. ठीक है, a and b are real number. ऑल राइट, अब देखो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, a minus b is strictly less than epsilon. yes, now apply the first rule. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, a माइनस b क्या हो सकता है, आइदर 0 हो सकता है और स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो सकता है. yes, this implies what? a is less than or equals to b. ठीक है, देखो यहाँ से एप्सिलॉन को हटाते ही क्या हो गया, यहाँ पे इसका मतलब आपको क्या मिला, एप्सिलॉन के हटाते ही लेस देन और इक्वल्स टू में चेंज हो गया. दैट मीन्स व्हाट, एप्सिलॉन का कुछ ना कुछ तो यहाँ पर यस रोल प्ले कर रहा था, कुछ ना कुछ तो रोल था यहाँ पे. सो दैट्स वाई यहाँ पे हम इसको हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लेकर चलते हैं. आई थिंक बात समझ आ गई होगी आप लोगों को. ऑल राइट, so this is about epsilon. Next we have epsilon neighborhood of a real number. epsilon 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 neighborhood of a real number. तो किस तरीके से डिफाइन करते हैं, let L belongs to real number, then epsilon neighborhood, epsilon neighborhood, इसको neighborhood को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, epsilon neighborhood of L is, देखो रियल लाइन की बात करता हूं अगर मैं, इफ दिस इज L, तो नेबरहुड का क्या मतलब होता है, पड़ोसी, और अपसाइलन मतलब अपसाइलन की हेल्प से जो हमें नेबरहुड मिल रहा है. तो अगर अपसाइलन कोई भी, देखो हमें पता है कि ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर. तो अगर मैं इसको देखो एल में ऐड करूं, तो कुछ इस साइड मिलेगा मेरे को. यस, मार्जिन बहुत कम होगा, बट यस मैं अभी ये शो कर रहा हूँ थोड़ा जनरली. ठीक है, दिस इज एल प्लस एप्सिलॉन, ये क्या हो जाएगा, एल प्लस एप्सिलॉन. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका एल माइनस एप्सिलॉन. अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा ये. यस, बिकॉज एप्सिलॉन क्या है आपका, पॉजिटिव रियल नंबर है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है. ऑल राइट, यस. और इसी, और ये क्या होगा आपका, ओपन इंटरवल होगा. व्हाई, बिकॉज आपको एप्सिलॉन की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता है. सो दैट्स व्हाई
नेबरहुड में हम इसको पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। नेबरहुड में हम इनके बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं बिकॉज यू डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, सो दैट्स व्हाई। सो यहाँ से आपका नेबरहुड क्या हो गया, इज एप्सिलॉन नेबरहुड इज L माइनस एप्सिलॉन कॉमा L प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, ओपन इंटरवल नॉट क्लोज। और इसी को हम क्या लिखते हैं, इसको ही हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, जस्ट अ नोटेशन नथिंग एल्स। एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ, वेट अ सेकेंड, दिस इज L। ये नोट करने का तरीका है, नथिंग एल्स। ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है, आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ रियल नंबर। ठीक है, एप्सिलॉन की अगर मैं एक वैल्यू डाल दूं, लेट से फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ हाफ नेबरहुड, एप्सिलॉन की जगह हाफ ले लेता हूँ, हाफ नेबरहुड ऑफ एल क्या हो जाएगा देन, इज एल माइनस हाफ कॉमा एल प्लस हाफ। जस्ट आपने एप्सिलॉन की जगह क्या कर दिया, वैल्यू डाल दी जस्ट, ठीक है, सो नो इश्यू। नाउ वी कैन start our topic which is sequence. All right, sequence. Definition. All right, या फिर डेफिनेशन लिखने से पहले समझ लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है सीक्वेंस। देखो, आपका सबसे पहले एनकाउंटर हुआ था सीक्वेंस के साथ इन योर क्लास 10 जब आपने एपी पढ़ा था, राइट। कैसे होती थी उसकी टर्म्स, सबसे पहले ए1 लिखा होता था, द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यस, फोर्थ टर्म, फाइनाइट होती थी, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे कि यस, ये सोन चलता रहेगा इस तरीके से, राइट। ऑलराइट, और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, लेट से मैं आपसे कहूँ, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे ए एन, दिस इज अ सिंबल फॉर सीक्वेंस ए एन। इसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ए एन, दिस इज सिंबल ऑफ सीक्वेंस, नोटेशन है ये सीक्वेंस ए एन को शो करने के लिए, सीक्वेंस ए एन को डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। हम्म, समझते हैं एक्चुअल में बना कैसे है ये। अब जरा इधर ध्यान दो, आपका सब्जेक्ट है रियल एनालिसिस, ठीक है, तो हमें रियल नंबर्स के साथ सारा काम करना है। तो एक्चुअल में ये क्या है, यहाँ पे ये भी रियल नंबर होगा, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये सब के सब क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप चेक करो, ये जो इंडेक्सेस हैं यहाँ इसके, ये क्या है आपका, ये एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, और ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो कुछ ये इस तरीके की बात नहीं हो गई, देखो ध्यान से समझो, ये कुछ इस तरीके की बात नहीं होगी। मतलब फर्स्ट नेचुरल नंबर का मतलब, अगर मैं बोलूं कि एक फंक्शन है मेरे पास, एक फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है और जिसका कोडोमेन क्या है आपका, रियल नंबर है, ठीक है। और एफ ऑफ ए एन है, इस तरीके से कुछ। आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यूज यहाँ से लोगे, इस वैल्यूज यहाँ से लोगे, यहाँ पे डालोगे आप, तो आपको क्या मिलता जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स मिलती जाएंगी। देखो, एन लोगे यहाँ पे सबसे पहले, इस सो वन डालोगे तो आप इस, दैट मीन्स आपको, वेट अ सेकंड, इस तरीके से देख लेते हैं, या फिर एफ एन ले लेते हैं, दिस इज, इसको इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं। अब चेक करो जरा, इस आपने फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से लिया 1, तो आपको इमेज मिल गया A1, सेकेंड लिया 2, दिस इज 1, 2 लिया तो आपको A2 मिल गया, 3 लिया आपको आपने तो A3 मिल गया, 4 लिया आपने तो A4 मिल गया। तो एक्चुअल में सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस होता क्या एक्चुअल में, इमेजेस हैं। देखो ये क्या मिल रहा है आपको, नेचुरल नंबर, जो डोमेन है नेचुरल नंबर, आपने यहाँ पे फंक्शन में पुट की वैल्यूज और आपको क्या मिल रही है, इमेजेस मिल रही है। तो एक्चुअल में सीक्वेंस होता है क्या है,
इमेजेस ऑफ अ फंक्शन एफ जिसका डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, और कोड डोमेन क्या होता है, रियल नंबर्स। यस, एक फंक्शंस की इमेजेस होती हैं जिसका डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर, और आपका कोडोमेन क्या होता है, रियल नंबर्स होता है। राइट, आप समझ गए होंगे रियल नंबर्स क्यों बोल रहा हूँ, कि हम काम किस में कर रहे हैं, रियल नंबर्स में कर रहे हैं, रियल रियल एनालिसिस, रियल नंबर्स का एनालिसिस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, रियल सीक्वेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल सीक्वेंसेस कहते हैं। ऑल राइट, ठीक है। यस, और ये क्या, एक परफेक्ट ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर का नेचुरल ऑर्डर है, जैसे वन के बाद टू आएगा, थ्री आएगा, इसी तरीके से ए वन के बाद ए टू आना चाहिए, ए टू के बाद ए थ्री, इसके बाद ए फोर, एंड सो ऑन। अब क्योंकि नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, सो दैट्स वाई सीक्वेंस की भी टर्म्स क्या होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। दिस इज द रीजन, सीक्वेंस की भी जो टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी इनफाइनाइट होती हैं। ऑल राइट, यस। सो लेट्स डिफाइन, इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। तो सीक्वेंस होती क्या है आपकी, इमेजेस ऑफ अ फंक्शन एफ जिसका डोमेन क्या होता है आपका, नेचुरल नंबर होता है, कोडोमेन क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है। और उनको इमेजेस को हम नेचुरल नंबर के नेचुरल ऑर्डर में अगर हम लिखते हैं, जैसे ए वन के बाद ए टू, देन ए थ्री, एंड सो ऑन, इस तरीके से अगर लिखते हैं हम, तो क्या हो गया आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। आराम से समझेंगे एक एक चीज को, डोंट वरी, काफी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स पर टाइम भी देना जरूरी है यहाँ पे। एक बार ही समझ आ गया, बहुत आसान हो जाएगा फिर, ठीक है। तो हम इसको भी इस तरीके से लिखेंगे अब, और इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, यस, ए एन। इसको भी इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, डेफिनेशन और सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर is defined as images of as images of a function, as images of a function f whose domain is natural number and codomain is real number। कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, ठीक। व्हेन व्हेन अब इमेजेस तो कैसे भी मिल सकती हैं आपको। मान लो किसी ने आई मीन वन का निकाल लिया, उसके बाद थ्री का निकाल दिया, देन 11 का इमेज निकाल लिया, ठीक है। बट ऐसे नहीं बनेगा सीक्वेंस। सीक्वेंस के लिए क्या चाहिए, व्हेन द इमेजेस को आपको अरेंज करना पड़ेगा, और किस ऑर्डर में, नेचुरल नंबर के, मतलब वन का इमेज पहले, देन टू का, देन थ्री का, इस तरीके से। when the images are when the images are arranged when the images are arranged in natural order of natural number। आई थिंक बात समझ आ गई होगी, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। नेचुरल ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर कहने का मतलब है वन, देन उसके बाद टू की इमेज, थ्री की इमेज, इस तरीके से। दैट मीन्स व्हाट, इसका क्या मतलब हुआ, स्टार्टिंग विद वन followed by two, and so on, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, दैट इज द एक्सप्रेशन। तो आपको अगर इन जनरल किसी को दिखाना है तो क्या हो जाएगा, दैट इज द एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले वन का इमेज, टू का इमेज, थ्री का इमेज, एंड सो ऑन। लेट्स से एफ एन का इमेज, एफ एन प्लस वन आएगा इसके बाद, एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अ सीक्वेंस, इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। आई थिंक इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। ऑलराइट, वेरी गुड। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नोटेशंस हमने ऊपर देख लिए थे, अभी भी समझ आ जाएगा आपको। एग्जांपल्स,
First example, let's say if I'm saying an is equals to 1 and this is true for all n belongs to natural number. तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो गया, क्या कह रहे हैं, आप n का वैल्यू कुछ भी डालो, 1 का आप 1 डालो, 2 डालो, सबका वैल्यू क्या आएगा, इमेज क्या आएगा आपका 1 ही आने वाला है. सो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे सीक्वेंस an क्या हो गया, यस सीक्वेंस an क्या हो गया आपका 1 हो गया. 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन, क्योंकि 1 का इमेज भी 1 आने वाला है. देखो क्या कह रहा है आपको, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है, तो 2 का भी इमेज 1, 3 का भी इमेज 1, 4 का भी इमेज 1 एंड सो ऑन. तो व्हाट इज दिस, दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3 एंड सो ऑन, इस तरीके से. ठीक है, आई होप सो बात समझ आई होगी. और ऐसी सीक्वेंस जिसमें सभी टर्म्स इक्वल होते हैं, एक ही टर्म मतलब सेम टर्म होता है पूरे सीक्वेंस में, इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस. क्या कहते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस. ठीक है. सेकंड, yes, if I'm saying an is equals to 2 raised to power n and this is true for all n belongs to natural number. Yes, so this implies what, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका n, yes 1 का इमेज क्या हो जाएगा आपका 2 raised to power 1, 2 का इमेज 2 का स्क्वायर, 3 का इमेज 3 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, आई एम सॉरी. ठीक है, एंड सो ऑन. ठीक है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3 एंड सो ऑन. ऑल राइट, एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से मैंने कहा an is equals to -1 raised to power n. काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल, बाद में काफी काम आएगा समझने के लिए चीजों को. तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो गया, देखो 1 डालोगे तो क्या होगा, -1 रेज टू पावर 1 इज -1, 2 डालोगे तो +1, फिर -1, फिर 3 पे -1, 4 पे +1 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता जाएगा. ठीक है, सो इसे हम कहते हैं, ये हो गया आपका a1, a2, a3, a4. ठीक है, so these are the examples of some sequences. All right, next we have the range set, the range of sequence. Let S is equals to the set of all values, in a sequence is called range of sequence, is called range of sequence. Is called range of sequence. That means what, S को हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, those alpha belongs to R such that ये सीक्वेंसेस की वैल्यू है for some n belongs to natural number. ठीक है, is called range of sequence. Range of sequence is called range of sequence. फॉर एग्जाम्पल समझते हैं क्या कह रहे हैं. आप क्यों कह रहे हैं कि सीक्वेंस में जो भी टर्म्स आ रही हैं, जो भी आपकी जैसे a1 a2 जो भी टर्म्स हैं, आप क्या करो, इस सेट में लिख लो. अब देखो, चाहे सीक्वेंस में कोई एक टर्म आए, मतलब कितनी बार भी सीक्वेंस में कितनी बार भी कोई टर्म आ जाए, ठीक है, लेकिन जब हम सेट में लिखेंगे तो क्या करते हैं, सेट में तो अभी सभी को क्या करते हैं, एक ही बार लिखा जाता है.
ठीक है, टर्म्स की वैल्यू को लिखना है यहाँ पे, टर्म्स की वैल्यू, सीक्वेंस की टर्म्स की वैल्यूज, जो टर्म्स की वैल्यूज हैं वो लिखना है आपको। और ये क्या आपका एक सेट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज। एक्चुअल में ये आपका उसी फंक्शन की, जो सीक्वेंस को सीक्वेंस दे रहा है हमें, उसी फंक्शन का रेंज है एक्चुअल में ये। अगर आप ध्यान से देखो तो उसी फंक्शन का रेंज है। यस, नेचुरल नंबर एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू, क्या था, ए एन। यस, इसी की वैल्यूज है ये, इसी का रेंज है ये। रेंज एक्चुअल में आपको क्या, इमेजेस ही तो सीक्वेंस है, और उसको क्या कर रहे हैं हम, सेट की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आपको क्या है, इसी फंक्शन का रेंज है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ सीक्वेंस भी कहा जाता है। रेंज, रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस, सब एक ही है यहाँ पे। ठीक है, समझते हैं एक्चुअल में। देखो, जैसे मेरा पहला सीक्वेंस था ए एन इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी देखो एक बार, यहाँ पे क्या है, सारी की सारी टर्म्स क्या है, सेम है, इक्वल है। इसका मतलब इस सीक्वेंस की रेंज क्या हो जाएगी, फर्स्ट, यस, ए एन इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, 1 1 1 1 एंड सो ऑन। तो दिस एम्प्लाइज रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या हो गया, सिंगलटन। एक ही आएगा इसमें, कितनी बार भी आ जाए सीक्वेंस में, रेंज सेट हमेशा सेम रहेगा, मतलब एक ही आएगा उसमें, एक ही बार लिखेंगे हम रेंज सेट में। ठीक है, फॉर सेकेंड मैं सेम सीक्वेंस लिख रहा हूँ, दैट्स वाई ये वाली ले रहा हूँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रेंज सेट, ये क्या था आपका, टू टू रेस टू पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या है आपका रेंज सेट, सेम, 2 का पावर 1, सबकी अलग अलग वैल्यूज है, तो सबकी अलग अलग चीज चॉइसेस आएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज सेट क्या आया, इनफाइनाइट आया आपका। थर्ड, अब देखिए थर्ड, एन क्या था आपका, यस, -1 रेज टू पावर n। यस, और ये क्या आया था आपका, -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एस क्या हो गया, रेंज। यस, रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या हो गया यहाँ पे आपका, -1 1। सिर्फ दो ही वैल्यूज है सीक्वेंस में, बाकी तो कुछ भी नहीं है, राइट। सो यस, अब यहाँ से देखो, हमने देखा था, हमने नोट किया था कि सीक्वेंस की जो टर्म्स होती है, इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं उसमें। यस, नोट करके लिख लेते हैं। और सीक्वेंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब देखो, यहाँ भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, बट इसके रेंज सेट क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, सिंगलटन है सिमिलरली। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सीक्वेंस क्या है, इनफाइनाइट है, बट इसका रेंज सेट अगेन क्या हो गया, फाइनाइट, क्योंकि सिंगलटन मतलब इसमें दो ही एलिमेंट्स है, तो ये सेट इज फाइनाइट। ठीक है, सो देयर मे बी अ चांस, ठीक है, सीक्वेंस चाहे सीक्वेंस इनफाइनाइट ही है, सीक्वेंस इनफाइनाइट है, बट यस इट मे बी पॉसिबल क्या उसका लेकिन उसका रेंज सेट फाइनाइट हो सकता है। क्या हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है। यहाँ पे एज अ नोट भी लिख सकते हैं आप। यस, क्या मिला आपको नोट, यस, सो यू कैन राइट द नोट एज range of a sequence range of a sequence may be finite। देखो यहाँ पे जैसे इनफाइनाइट भी आ रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि हमेशा फाइनाइट ही होगा। सो रेंज ऑफ अ सीक्वेंस मे बी फाइनाइट। कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर सीक्वेंस की टर्म्स अगर इनफाइनाइट है, तो रेंज सेट कैसे फाइनाइट हो सकता है। ये आपके सामने है, आई थिंक मेरी बात है, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस मे बी फाइनाइट टू द terms, the terms in a sequence
इन अ सीक्वेंस आर ऑलवेज इनफाइनाइट, ये हमेशा इनफाइनाइट होता है, आर ऑलवेज इनफाइनाइट। ठीक है। मे बी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, प्लीज अंडरलाइन कर लेना, मे बी फाइनाइट, जरूरी नहीं ना, देखो एज एन एग्जाम्पल सेकेंड, सी एग्जाम्पल फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव बाउंडेड सीक्वेंस। नेक्स्ट वी हैव बाउंडेड सीक्वेंस। यस, बाउंडेड सेट्स के बारे में हमने बात की थी। व्हाट आर बाउंडेड सेट्स? जिनका अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करे उनको हम कहते हैं बाउंडेड सेट्स। ठीक है। अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों बाउंडेड, हमें सीक्वेंस डिफाइन करना है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड। बाउंडेड अबव बाय समथिंग हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, बाउंडेड बिलो बाय, तो दोनों तरफ से बाउंडेड होता है तो हम सेट्स को क्या कहते हैं, बाउंडेड। सेट इज बाउंडेड। बाउंडेड सीक्वेंस डिफाइन करना है हमें, सो यस, डेफिनेशन, और सीक्वेंस, or sequence is said to be, a sequence is said to be bounded if its range is bounded। तो क्या कहा जा रहा है आपसे, एक सीक्वेंस को हम बाउंडेड कब बोलेंगे, यस, सीक्वेंस सेट टू बी बाउंडेड जब उसका रेंज, जो सीक्वेंस अभी हमने जो कैलकुलेट किया इससे पहले, ठीक है, जो हम रेंज होगा वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। और रेंज इज बाउंडेड का मतलब क्या होगा, एक सेट के बाउंडेड होने की बात की जा रही है। ठीक है, that means S has a lower bound as well as an upper bound, all right। और इसको अगर हम वैसे लिखें, that means what, that is there exist alpha and beta, इसका मतलब belongs to real number such that sequence की terms, alpha let's say it's a lower bound and beta is the upper bound, so सीक्वेंस की सभी टर्म्स क्या है, बीटा से लेस देन और इक्वल्स टू और अल्फा से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और या फिर इसी बात को हम कैसे कह सकते हैं, और और मोस्टली हम ये वाली अब जो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं वो यूज करने वाले हैं, और सीक्वेंस xn इज बाउंडेड, और सीक्वेंस xn इज बाउंडेड if and only if there exist m greater than 0 such that मॉड्यूलस ऑफ एक्सएन, मतलब अगर पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स भी हैं उसमें, तो हमने क्या कर लिया, सीक्वेंस की टर्म्स का मॉड ले लिया। ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू सभी सीक्वेंस की सभी टर्म्स का मॉड, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक रियल नंबर से सारी की सारी आइदर इक्वल होंगी या फिर लेस देन होंगी। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस को बाउंडेड बोलेंगे। सीक्वेंस की सभी टर्म एक रियल नंबर से क्या होंगी, less than or equals to, and this is true for all n belongs to natural number, then we say that my sequence is bounded। समझ लेते हैं जरा। ठीक है। एग्जाम्पल,
एक्सएन इज इक्वल्स टू, अभी हमने लिया था -1 एक्सएन ले लिया हमने, एक्सएन लिख सकते हैं या फिर एन, दोनों चलेगा, ठीक है। अब देखो इसका रेंज सेट क्या आया था आपका, सीक्वेंस क्या है ये देखो, -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन, इस तरीके से दो सभी तरीकों से समझ लेते हैं। और एस क्या, रेंज सेट क्या आया था इसका, रेंज सेट क्या आया था -1 एंड 1। प्लीज चेक करो क्या इसका रेंज सेट आपका फाइनाइट है, क्या रेंज सेट बाउंडेड है। यस बिल्कुल है। सभी टर्म्स इसका लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, और सभी टर्म्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है। यस, क्या दिस इंप्लाइज -1 लेस देन, और इसका और सीक्वेंस की टर्म्स भी क्या है देखो। पहला तरीका तो ये सीखा आपने कि क्योंकि इसकी यस दिस इंप्लाइज, यस S is bounded, S is bounded sense, ठीक है, क्योंकि आपको फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S, ठीक है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस एक्सएन इज बाउंडेड, सीक्वेंस बाउंडेड हो गई आप, क्योंकि इसका रेंज सेट बाउंडेड है, रेंज बाउंडेड है, रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरी तरीके से और कैसे क्लेम किया सकता है सीक्वेंस बाउंडेड है। यस, सी एक्सएन, ये जो सीक्वेंस है इसकी सभी टर्म्स देखो एक बार, सीक्वेंस के सभी जितनी भी टर्म्स हैं, क्या वो 1 से छोटी या इक्वल है, और -1 से बड़ी है या इक्वल है। यस, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इस बात को अगर देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, क्या कहूँ अगर मैं, जैसे अगर मैं मॉड लगा दूं एक्शन में, मतलब सभी वैल्यूज 1 हो गई, तो लेस देन इक्वल्स टू 1 भी लिखा जा सकता है, एंड दिस इज योर m, लेस देन इक्वल्स टू m, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड दिस implies what, सीक्वेंस xn इज बाउंडेड, सीक्वेंस एक्सएन इज बाउंडेड। तो ये काफी एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, काफी काम आएगा। सो दैट्स व्हाई हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है, सीक्वेंस हमारा बाउंडेड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर अगर हम देखें तो ये सीक्वेंस कैसा होगा, अनबाउंडेड होगा। ऐसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं, अनबाउंडेड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है आपकी टर्म्स, आप क्या बता सकते हो कि इसका देखो, ये एक साइड से इसका, आपको ये तो पता है सीक्वेंस की सभी टर्म्स 2 या 2 से बड़ी हैं, बट यस आपको ये नहीं पता ना लास्ट, आप इससे छोटी हैं। सो दैट्स वाई इसका लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो दैट्स वाई ये क्या हो गया आपका, अनबाउंडेड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जरा फर्स्ट बताओ, यस फर्स्ट इज बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक, क्योंकि रेंज सेट क्या है इसका, फाइनाइट है, बाउंडेड है, दैट मीन्स व्हाट, ठीक है, ऑलराइट। तो अनबाउंडेड सीक्वेंस भी लिख लेते हैं, जो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, अनबाउंडेड कहते हैं, अनबाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यस डिफाइन कर देता हूँ, ए एन इज इक्वल्स टू एन, यस, तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3, आप मतलब आपने 1 डाला तो आपको 1 मिलेगा, 2 डाला 2 मिलेगा, 3 डाला 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगेन इसका लोअर बाउंड तो है, बट इसका अपर बाउंड आपके पास नहीं है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो दैट्स व्हाई सीक्वेंस ए एन इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड। आई थिंक बात क्लियर होगी, ऑलराइट, वेरी गुड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें सीक्वेंस सीख लिया, बाउंडेड देख लिया, बाउंडेड सीक्वेंसेस क्या होते हैं, सीक्वेंसेस को अच्छे से समझ लिया है हमने, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन डिफाइन लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस।
तो हमने सीक्वेंस को अभी देखा था, इस तरीके से भी लिखा जाता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an। और इसको भी अगर मैं ऐसे भी लिख रहा हूँ, ठीक, नीचे अगर ये नहीं लिखा हुआ है सिंबल, तो भी आपको यहाँ पे अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, रियल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी ही है। इन्फिनिटी के अलावा और कोई लिमिट के बारे में हम सोच नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट, क्योंकि सीक्वेंसेस की टर्म्स क्या होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। ऑल राइट, तो हम कहते हैं कि इस सीक्वेंस का लिमिट L होगा इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एवरी नेबरहुड, एवरी, और you should write every epsilon neighborhood, every epsilon neighborhood of L contains infinite members, of sequence an, ठीक है, of sequence an। that means what, अगर अगर सीक्वेंस, देखो, मतलब L माइनस एप्सिलॉन एंड L प्लस एप्सिलॉन में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स अगर इसमें बिलोंग करेंगे, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इसमें बिलोंग करेंगी, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ फाइनाइट ही रह जाएंगी बाहर जो इसमें बिलोंग नहीं करेंगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? दोनों एक ही बात है। मैंने कहा कि सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स इसमें बिलोंग करेंगी, इसका मतलब कुछ फाइनाइट ही होंगी जो इसमें बिलोंग नहीं करेंगी। दोनों एक ही बातें हैं। यस, तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? दैट मीन्स व्हाट, excludes 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 only finite terms, that is excludes only finite terms। अभी समझते हैं, मतलब डोंट वरी, exclude only finite terms, it's just a definition and it's just a beginning। all right, अब यहाँ पे क्या लिखा है हमने, इसको समझ लेते हैं। देखो, अब साइलेंट नेबरहुड की बात हम आपको समझा दी गई थी, पहले ही डिस्कस हो चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सीक्वेंस को समझने के लिए, लिमिट को समझने के लिए। लेट से मैंने कहा ए एन इज इक्वल्स टू 1/n। क्या कहा मैंने? ए एन इक्वल्स टू 1/n। तो इसका मतलब यहाँ से सीक्वेंस ए एन क्या हो जाएगा? यस प्लीज, व्हाट इज सीक्वेंस ए एन? 1 डालोगे सबसे पहले तो दिस इज 1, देन 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है, सो ऑन। इसी तरीके से 1/100 भी आएगा, 1/1000 भी आएगा आगे जाके, एंड सो ऑन, चलता रहेगा, ठीक है। अब जो हमें समझना है उसको समझते हैं। हम्म, देखो, सबसे पहला टर्म है 1, मैं लेट सपोज यहाँ पे लिखता हूँ 1। नेक्स्ट टर्म आ रहा है 1/2, तो 1/2 कहीं मिडिल में होगा। देन आ रहा है 1/3, 1/3 कुछ इधर होगा। देन 1/4, 0 और हाफ के बीच में होगा, कहीं यहाँ पर होगा 1/4। देन 1/5 कुछ इधर होगा, एंड सो ऑन। आपको एक चीज यहाँ पे रियलाइज हो रही होगी, जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एन इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एन को इंक्रीज कर रहा हूँ, मेरी सीक्वेंस मेरी सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं, ऐसा लग रहा है कि वो जीरो के बहुत पास जा रही है, जीरो के पास बढ़ती जा रही है। बट बट ध्यान से सोचो, अगर मैं यहाँ कहूँ, क्या 1/1000 क्या ये जीरो है? अभी भी हम जीरो के पास नहीं पहुंचे हैं। अगर मैं बोलता हूँ 1/1 लाख, 1/1 लाख, क्या हम पहुंच गए जीरो के पास? नहीं, अभी भी नहीं पहुंचे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? यस, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा आप ध्यान से सोचें, लग क्या रहा है हमें, जैसे जैसे मैं एन को इंक्रीज कर रहा हूँ, माई टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस अप्रोचिंग टू जीरो। बात समझ आ रही है?
यस, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि कोई एक स्टेज चुन लीजिए, मैंने कहा एक स्टेज चुन लेता हूं, जैसे मैंने कहा लेट से एक नेचुरल नंबर मैंने 100 कह दिया यहाँ पे, लेट से दिस इज 1/100, 1/100 एक नेचुरल नंबर ले लिया मैंने, एन क्या ले लिया यहाँ पे, 100 ले लिया। मेरी बात समझ आएगी, सो तभी तो 1/100 आया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक स्टेज चूज कर लिया मैंने। अगर मैं बोलता हूँ, देखिए मैं अगर बोलता हूँ इस क्या जीरो के अपसाइलन नेबरहुड में, जीरो के अपसाइलन नेबरहुड में, जीरो माइनस एप्सिलॉन से जीरो प्लस एप्सिलॉन में, आराम से सोचिए, क्या जीरो माइनस एप्सिलॉन से जीरो प्लस एप्सिलॉन में, और वो क्या किया है मैंने, एन क्या किया, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। अब इधर की बात हो रही है 100, इस टर्म से इधर की बात हो रही है, ठीक है। 100 के बाद मतलब 101, 102, इनकी इमेजेस की बात हो रही है, 103। क्या सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स बिलोंग कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, आराम से चेक कीजिए। क्या सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स बिलोंग कर रही है, नहीं कर रही है। अगर मैं लिस्ट करना स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहला टर्म क्या आएगा, यस, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, मतलब 1/1, 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, 102 बिलोंग कर रहा है, 103 बिलोंग कर रहा है, 104 भी बिलोंग कर रहा है, यस, एंड सो ऑन, 1000 भी कर रहा है, 1001 भी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 1002 भी कर रहा है, इसी तरीके से 1 लाख भी कर रहा है। क्या सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स इस जीरो के नेबरहुड में बिलोंग कर रही हैं, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल कर रही हैं, ठीक है। और क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि कुछ फाइनाइट टर्म्स को ही एक्सक्लूड किया गया है, बिल्कुल। क्यों, आप काउंट कर सकते हो कितनी टर्म्स को एक्सक्लूड किया है मैंने, ओनली 100 टर्म्स, या फिर आप 99, क्योंकि इक्वालिटी लिया है मैंने यहाँ पे, सो यस 1/100 भी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 1/100 भी बिलोंग कर रहा है, यस, ठीक है। तो इक्वालिटी भी ले सकते हो आप यहाँ पे। तो आप कह सकते हो यस सर मैं ये तो काउंट कर सकता हूँ कि कितनी टर्म को यहाँ पे हमने एक्सक्लूड किया है, यस दैट इज 99। बट मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बता सकता कि हमने सीक्वेंसेस की कितनी टर्म यहाँ पे इसके नेबरहुड, जीरो के नेबरहुड में बिलोंग कर रही है। क्या मेरी बात समझ आई यहाँ तक, मेरे को नहीं पता कि इसमें सीक्वेंसेस की कितनी टर्म आई है। अगर आपको नहीं पता, आप नहीं काउंट कर पा रहे हो, सो दैट मीन्स सीक्वेंसेस, इस सीक्वेंस एन की इनफाइनाइट टर्म जीरो के नेबरहुड में बिलोंग कर रही हैं, सो दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे, यस जीरो इज दिस लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एन। क्या बोलेंगे हम, जीरो इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एन। क्या मेरी बात क्लियर है, यस, ओके। इसी की तरह कोई कहता है सर आपको कैसे पता चला आपने 100 लिया, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 1000 ले लो, आप n इज इक्वल टू 1000 ले लो, आपको कोई नहीं, आपको कोई मना नहीं कर रहा है यहाँ पे, यस। आपने ये जो नंबर चूज किया आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेट से इसको हम k बोल लेते हैं, इसको हम लेट से k बोल देते हैं, n तो हम लेते हैं ना, उससे बाद लेते हैं, तो k लेट से वो आप 1000 ले लो। इसके बाद भी 1000 के बाद भी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 के बाद भी सीक्वेंसेस के इनफाइनाइट टर्म्स, इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स जीरो के नेबरहुड में बिलोंग करेगी, आप चेक कर लो। और मैं फिर अभी भी बता सकता हूँ कि आपने कितने टर्म्स को एक्सक्लूड किया है, हाउ मेनी टर्म्स, ओनली 999 फाइनाइट है, बट स्टिल आप अभी नहीं बता सकते, इसके बावजूद भी नहीं बता सकते यस आपने सीक्वेंस की कितनी टर्म्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है, इस जीरो के नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है, सो दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे, जीरो इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एन। क्या मेरी बात क्लियर है, यस बिल्कुल, ठीक है। चलो, जो भी हमने यहाँ पे सीखा है उसको जरा फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में की हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप कोई भी स्टेज चूज कर सकते हो, ठीक है। एक स्टेज के बाद क्या होता है, सीक्वेंसेस की टर्म्स का जो डिस्टेंस होता है काफी कम होना स्टार्ट हो जाता है। देखो पहले यहाँ पे क्या था, इनके बीच का गैप 0.5 का था, फिर यहाँ पे कम हुआ, फिर यहाँ पे कम हुआ, फिर यहाँ पे कम हुआ, तो काफी कम होना स्टार्ट हो जाता है, और एक झुंड बना लेते हैं जैसे जीरो के आसपास कितना ज्यादा डेंस होगा यहाँ पे, सोचो आप कितना और ज्यादा डेंस होता जा रहा है जीरो के आसपास, सोचो कितना ज्यादा डेंस हो जाएगा, ठीक है। बहुत कम हो जाता है डिस्टेंस, जो सीक्वेंस का लिमिट होता है उसके आसपास का वैल्यू, ठीक है। सो दैट्स वाई हम क्या कहते हैं उसको, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस कहते हैं। आई थिंक डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी आप, ठीक है।
ऑलराइट, वेरी गुड। जो काम की चीजें सिर्फ वही लिखते हैं यहाँ पे हम। सो दिस इम्प्लाइज हैज infinite terms of sequence an कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, जीरो के नेबरहुड में, जीरो प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, आई नो थोड़ा टाइम लग रहा है बट यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज यू कैन सी। एंड एक स्टेज चूज कर लिया मैंने, जिसको हम क्या कहते हैं, के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। और इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, यस वेरी गुड, लिमिट ए एन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक अब डेफिनेशन रीड करो। एवरी, आप कोई भी एप्सिलॉन लोगे, एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस एन, दैट मीन सिर्फ कुछ फाइनाइट टर्म्स को ही एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, सो इस केस में क्या बोलेंगे, यस बिल्कुल सही। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको भी सोच सकते हो, जिससे हमारा फर्स्ट कांस्टेंट सीक्वेंस था, वन 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 वन। ठीक है, इसको भी आप सोच सकते हो, तो इसका लिमिट क्या हुआ इस सीक्वेंस का, यस। आप वन के बारे में सोचो, वन माइनस, यस वन माइनस एप्सिलॉन एंड वन प्लस एप्सिलॉन। क्या इसमें सीक्वेंसेस की इनफाइनाइट टर्म्स नहीं आ रही हैं? मेरे ख्याल से तो सारी की सारी आ रही हैं, और हमने एक्सक्लूड कितनी की, जीरो, विच इज फाइनाइट। आई थिंक मेरी बात समझ आ रही है आपको, एन बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, सो दैट्स वाई इसका लिमिट क्या हो गया, सीक्वेंस का लिमिट एन क्या हो गया आपका, वन हो गया। कांस्टेंट सीक्वेंस का लिमिट क्या हो जाता है, वही टर्म हो जाती है, दैट्स वाई, दिस इज द रीजन। कांस्टेंट सीक्वेंस का लिमिट क्या होता है, वही टर्म हो जाती है सीक्वेंस का, दिस इज द रीजन। आई होप क्लियर होगा डेफिनेशन, वेरी गुड। एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इंप्लाइज व्हाट, दैट मीन्स लिमिट ए एन, हम एल कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ ए एन बिलोंग्स टू सीक्वेंसेस की जो इनफाइनाइट टर्म्स होंगी, एल प्लस इसमें बिलोंग करेंगी, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक ऐसा नेचुरल नंबर, एक स्टेज के बाद, दिस इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, दिस इज अ नेचुरल नंबर, दिस के इज अ नेचुरल नंबर। एक स्टेज चूज करना पड़ेगा बट आपको, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या क्या मैं ये कह, बिकॉज दिस इज ओपन इंटरवल, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, दिस n is strictly greater than and strictly less than l plus epsilon, greater than l minus epsilon, and yes, and this is true for all n greater than equals to k, if and only if, yes, minus epsilon an minus l। ठीक है, माइनस एल को हमने ऐड कर दिया तीनों ही साइड्स में, वी हैव एप्सिलॉन फॉर ऑल n और इक्वल्स टू k, इफ एंड ओनली इफ। तो ये क्या हो गया आपका, मॉड्यूलस ऑफ ए एन माइनस एल इज स्ट्रिक्टली लेस देन, यस, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के। हमने प्रॉपर्टी की थी, यस बिल्कुल। ऑलराइट, तो आपके पास डेफिनेशन क्या निकल के आई, दिस implies limit a n is equals to l if and only if for each epsilon, कोई भी एप्सिलॉन आप चूज कर सकते हो। ठीक है, देखो हमेशा इसको जीरो से के साथ लिखा जाता है, देर एग्जिस्ट एक नेचुरल नंबर हमें मिलेगा, सच दैट, यस, जैसे वहां पे 100 हमने ले लिया था, वैसे ही हमेशा मिलेगा, सच दैट ए एन माइनस एल is strictly less than epsilon, and this is true for all n greater than or equals to k। ठीक है, for each epsilon greater than 0 there exists k belongs to natural number such that a n minus l is less than epsilon for all n greater than equals to k। ठीक है, so this is the meaning of limit। All right, next we have convergent sequence।
कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सो डेफिनेशन क्या है? सीक्वेंस, और सीक्वेंस an is said to be convergent, sequence, if it has limit, if it has a limit, if it has a limit। अगर उसके पास सीक्वेंस के पास लिमिट है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट सीक्वेंस an is equals to 1 by n। yes, सिंस लिमिट क्या है? लिमिट n is equals to 0। सेकंड, an is equals to 1 1 1 हमने देखा। yes, सिंस लिमिट an क्या है यहाँ पर? 1 है। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस के पास लिमिट है तो हम क्या बोलेंगे? उसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। इजी। ठीक है, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। ऑल राइट, एंड नेक्स्ट वी हैव डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। और सीक्वेंस विद infinite limit, a sequence with infinite limit is called divergent sequence, is called divergent sequence, that means what? जैसे for example, first let's say yes, हमने first लिया था an is equals to n। yes, this is 1 2 3। yes, लिमिट क्या होगी यहाँ पे? इंफिनिटी। ठीक है, so this implies sequence an is divergent, is divergent, right? Second, an is equals to, yes, 2 raised to power n लिया था हमने। yes, 2 raised to power 1, 2 का square and so on। this implies sequence an is divergent, ध्यान से देख सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ से आप ये ऐसा भी कह सकते हैं। यस, देखो यहाँ पे सीक्वेंस क्या थी? अनबाउंडेड थी। अनबाउंडेड मतलब इनका लिमिट क्या आएगा आपका?
इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, इनका लिमिट क्या आएगा, इनफाइनाइट। सो यस, सो नोट, नोट क्या बन गया आपसे यहाँ से, एवरी, लेट्स इसको ब्लू में लिख लेते हैं, एवरी, एवरी अनबाउंडेड, every unbounded is sequence, every unbounded sequence is divergent, is divergent, ठीक है। एवरी, जो भी सीक्वेंस अनबाउंडेड होगी वो क्या होगी, आपकी डाइवर्जेंट, उसकी लिमिट कभी भी फाइनाइट आ ही नहीं सकती है, ठीक है, हमेशा इनफाइनाइट ही होगी। ऑल राइट, ठीक है, एवरी अनबाउंडेड सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। ऑल राइट। एंड एक और कैटेगरी होती है इसको ऑस्किलेटरी सीक्वेंसेस कहते हैं, ऑस्किलेटरी सीक्वेंसेस, ऑस्किलेटरी सीक्वेंसेस, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, और सीक्वेंस विद नो लिमिट, और सीक्वेंस विद नो लिमिट, विद नो लिमिट, ठीक है, सीक्वेंस विद नो लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, मतलब फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी लिमिट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस एन, क्या था आपका ये, -1 1 -1 1, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑस्किलेट कर रहा है, -1 1 -1 1, ठीक है। अब कोई कहता है सर यहाँ पे अगर मैं वन का नेबरहुड लेता हूँ, 1 माइनस एप्सिलॉन एंड 1 प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स तो बिलोंग कर रही है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यस, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन यस इसके साथ साथ सीक्वेंस की फाइनाइट, सिर्फ फाइनाइट टर्म्स ही इंक्लूड करनी थी ना आपको। यस, तो अगर आपने वन सारे यहाँ पे देखो, सारे के सारे आपके वन इंक्लूडेड हो गए, वन इंक्लूड हो गए ना, यहाँ पे आपके सारे के सारे वन इंक्लूड हुए हैं सिर्फ, जितने भी सीक्वेंस में वन थे। यस बिल्कुल सही बात है, आपकी आधी टर्म्स आ गई इसमें, लेकिन स्टिल -1 -1, वेयर इज दिस, वेयर इज दिस, यस, बिकॉज एप्सिलॉन तो बहुत छोटा रियल नंबर होता है, तो इसको थोड़ी कंटेन कर पाया, तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट टर्म्स एक्सक्लूड भी तो हो गई हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने कहा एक्सक्लूड हो गई हैं, इंक्लूड हो गई इनफाइनाइट टर्म्स, मैं मानता हूँ, बट यहाँ पे एक्सक्लूड भी तो हो गई ना इनफाइनाइट टर्म्स, बट एक्सक्लूड कितनी टर्म्स करनी थी हमें, फाइनाइट, और इंक्लूड इनफाइनाइट करनी थी, बट यहाँ पे हाफ हाफ हो गया। सो दैट्स वाई इस सीक्वेंस की कोई लिमिट नहीं है, ऑस्किलेटरी कहते हैं इसको। देखो एक बार -1 हो रहा है, 1 हो रहा है, -1 1, इस तरीके से, इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्किलेटरी सीक्वेंसेस कहते हैं, सीक्वेंस विद नो लिमिट, ठीक है। हम्म, तो दोनों को क्या कहा जाता है, डाइवर्जेंट को भी और ऑस्किलेटरी दोनों को ही नॉट कन्वर्जेंट कहते हैं, दोनों को ही हम नॉट कन्वर्जेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑल राइट, वेरी गुड। So next we can define, we can write the epsilon definition of convergence of a sequence. You can write epsilon definition, epsilon epsilon definition, epsilon definition of convergence. Epsilon definition of convergence, ठीक है। सो किस तरीके से लिखते हैं हम कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को, तो सिंबल क्या होता है, और सीक्वेंस एन, इसको रीड कैसे करते हैं, इज सेड टू बी कन्वर्ज टू अ लिमिट एल, टू अ रियल नंबर एल, और इसी बात को हमने पहले कैसे लिखा था, लिमिट ए एन इज इक्वल्स टू एल, ठीक है, लिमिट ही होता है, सेट टू कन्वर्स टू अ रियल नंबर एल, वेयर दिस एल बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, यस, बट वहां पे क्या लिखा था हमने, एकदम सेम, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 क्या मिलेगा आपको, एक नेचुरल नंबर मिलेगा। आई डोंट थिंक सो आप कभी भूल पाओगे इसको, नेचुरल नंबर सच दैट
मॉड्यूलस ऑफ ए एन माइनस एल इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के। सो दिस इज द एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस। समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, यू नो ऑलरेडी एवरीथिंग, राइट? सब पता है आपको, एक एक चीज हमने डिस्कस की है, डेफिनेशन कैसे बनाई गई है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, next very important note, a sequence can have only one limit, only one limit, ठीक है। एग्जैक्ट यूनिक लिमिट होती है, ऐसा नहीं हो सकता सीक्वेंस की दो लिमिट हो जाए, ठीक है। ऑलराइट, वेरी गुड। Yes, using this definition, let's try some problems. कहता है if a sequence xn converges to x, then show that sequence 3xn converges to 3x। आराम से देखेंगे कैसे करना है इस काम को, ठीक है। प्रूफ और सॉल्यूशन, एक एक स्टेप जैसे मैं यहाँ प्रेजेंट करूंगा वैसे ही आपको एग्जाम में भी प्रेजेंट करना है, प्लीज टेक केयर, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एप्सिलॉन चूज कर लोगे। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्ररी, ठीक है। अब देखो ये तो आपको गिवन है, जैसे ये क्या है आपके पास गिवन है, ठीक है। ऑलराइट, और आपको प्रूफ जो करना है आप पहले उस पर ध्यान दीजिए, क्या प्रूफ करना है। टू शो, आपको शो क्या करना है, यहाँ साइड में मेंशन कर लो, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, शीट रेक्टेंगुलर होती है आपकी, यस, ठीक है। सो ये सिर्फ स्पेस होता है, यहाँ साइड में मेंशन करें देयर एग्जिस्ट अ के। आपको क्या शो करना है, ये आपको क्या मिलेगा, इस एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर के मिलेगा। सो देयर एग्जिस्ट, यस आई शुड राइट देयर एग्जिस्ट, आपको एक ऐसा के मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, देखो मैं अगर कहता हूँ ए एन एल पे कन्वर्ज करता है तो मॉड्यूलस ऑफ ए एन माइनस एल स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3xn को 3x पे कन्वर्जन दिखाना है मेरे को, ध्यान से देखो। 3xn को हमें 3x पे कन्वर्जन दिखाना है, तो इन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन लूंगा यहाँ पे, यस। और इसको हम दिखाएंगे स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के, ठीक है। एक एक स्टेप वाइज काम करते हैं, मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा अभी आज की क्लास में, बाकी होमवर्क्स में दूंगा आपको, ठीक है। बट आराम से करेंगे इस चीज को समझते हुए, डोंट वरी, बी आर्बिट्री। नेक्स्ट आपको यही करना है पूरे सीक्वेंस में ऑलमोस्ट। नेक्स्ट एज, अब आपको देखो क्या गिवन है, ये आपने लिख लिया कि हमें शो क्या करना है, अब देखो पहुंचेंगे कैसे वहां तक। आपको यस क्या गिवन है, एक्सएन कन्वर्ट कर रहा है एक्स पे, सीक्वेंस एक्सएन जो है ओरिजिनल सीक्वेंस जो है वो एक्स पे कन्वर्ट कर रहा है, दिस इज गिवन, ठीक है। ये सिंबल है कन्वर्जेंस का, दैट मीन्स व्हाट, इसी एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कन्वर्ज कर रहा है तो डेफिनेशन अप्लाई करो, कॉरेस्पॉन्डिंग टू अबव एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसके लिए आपको एक के मिला होगा, यस बिल्कुल मिला होगा, नेचुरल नंबर सच दैट अगर ये कन्वर्ट करे तो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन इज एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ रहने दीजिए क्योंकि एप्सिलॉन से छोटा तो हमें इसको दिखाना है, ठीक है। हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, वो देखेंगे कैसे, हमें पता कैसे चलेगा क्या हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है। विल सी लेटर, ठीक है, डोंट वरी। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। विल सी लेटर कि यहाँ पे क्या आएगा, लेट से इसको मैं इससे डिनोट कर देता हूँ, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि हमें इसको दिखाना है स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, ऑलराइट।
फाइनली आपको जो प्रूव करना है, आपको ये दिखाना है, तो आप इसको कंसिडर करो, आपको ये शो करना है, तो इसका एलएचएस कंसिडर करो। फाइनली फाइनली कंसिडर फाइनली कंसिडर 3xn माइनस एक्स, मॉड्यूलस ऑफ 3xn माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से 3xn माइनस 3x, I'm सॉरी, ठीक है, 3 कॉमन ले लिया आपने, सो यू हैव xn माइनस x। ठीक है, लेट इट बी फर्स्ट। ऑल राइट, तो यू हैव 3 एंड यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? हम्म, तो इसको हटा लेते हैं। अब देखो जरा, ये xn माइनस एक्स तो किसी से स्ट्रिक्टली लेस देन है ना, यहाँ पे क्या हो गया x, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम? यस, इनटू अपसाइलन, साइलन इनटू समथिंग। अब वो समथिंग क्या होगा, यहां से आपको पता चलेगा वो समथिंग, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल। यहां से आपको पता चलेगा। ठीक है, देखो, अब आपको इसको दिखाना है स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, तो यहाँ पे इस इनइक्वालिटी में यहाँ पे एप्सिलॉन कैसे बचेगा? यस, वेरी गुड, समझदार हो आप लोग। ये क्या हो जाएगा, 1/3 लिखूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, एंड दिस ये क्या मिल जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन मिल जाएगा। तो यस, यहाँ से आपको पता चलेगा कि मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, किस चीज से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है मेरी बात, वेरी गुड। ठीक है, एप्सिलॉन, और इसको हम क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, एप्सिलॉन बाय 3। तो उसको मैं एज इट इज यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ। तो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन बाय, कुछ चाहिए था हमें, वो क्या मिला हमें, 3, और ये कैसे पता चला, यहाँ से पता चला। ठीक है, स्टूडेंट्स को ये समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअल में वहां पे एप्सिलॉन/3 कैसे ले लिया हमने, कोई रीजन है ना लेने के पीछे। ठीक है, सो दिस इज द रीजन, वो आपको यहाँ से पता चलेगा इस स्टेप से। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, एप्सिलॉन/3 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, यस बिल्कुल सही। ठीक है, अगेन द सेम थिंग, ए अगर बी के इक्वल है और बी स्ट्रिक्टली लेस देन सी है और सी डी के इक्वल है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन डी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया आपका, मॉड्यूलस ऑफ 3xn माइनस 3x इज strictly less than epsilon, and this is true for all n greater than or equals to k, क्योंकि ये तो सबके लिए ट्रू था फ्रॉम फर्स्ट। चलो मैं यहीं पे यूज कर लेते हैं, for all n greater than or equals to k using first। ठीक है, so this is how you have to attempt this question। और ये आपने शो कर दिया, एंड हेंस क्या लिख सकते हो आप, सीक्वेंस 3xn कहाँ कन्वर्ट्स कर रहे हैं, 3x पे कन्वर्ट्स कर रहे हैं। आई थिंक बात क्लियर है आपको। फिर मैं एक आध क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको प्रॉब्लम, इसको ट्राई करना है आपको सेम एज इट इज, इसी तरीके से। कहता है इफ xn converges to x, then show that show that 2xn 2xn by √7 converges to 2x by 7, 2x by 7, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, तो इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, होप सो आपको समझ आया होगा यहाँ तक। ठीक है, बस प्लीज इसको रिवाइज करना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बिकॉज लेवल बढ़ता ही जाएगा, इससे आगे हम प्रॉपर्टीज देखेंगे सीक्वेंसेस की, और मेथड्स देखेंगे किस और कौन से मेथड से हमें लिमिट कैलकुलेट करने की, कन्वर्जेंस को दिखाने की सीक्वेंसेस की। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बाय।